हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 है। ये 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने कुछ थ्योरी और उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में आपका स्टार्ट होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? देखो, अभी तक हमने बता दिया था कि हम सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और यहाँ से एक फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब जो ये सॉल्यूट है, जितना ज़्यादा हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर पाएंगे या फिर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की जो क्षमता होगी उसे हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो आइए देखते हैं। सॉल्युबिलिटी इज ए सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। हमें टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है और सॉल्वेंट एक फ़िक्स अमाउंट में लेना है। अगर हम 1 लीटर ले रहे हैं तो 1 लीटर ले रखा है, केजी में है तो 1 केजी तो 1 केजी, या फिर 100 ग्राम जो भी लेना है वो हमने ले लिया है, उसको हमें चेंज नहीं करना है। अब इसके अंदर हम कितना ज़्यादा सब्सटेंस या फिर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पा रहे हैं, वही होती है इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे एंड सॉल्वेंट पे, और साथ ही साथ आपके टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो, हमारे पास ये हो गया एक सॉल्वेंट, कुछ भी सॉल्वेंट हो गया, इसमें हमने मिक्स कर लिया सॉल्यूट पार्टिकल को। अब इस सॉल्वेंट की क्वांटिटी को हमने फिक्स कर दिया और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसको भी हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब फिक्स टेम्परेचर फिक्स सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिक्स करना है तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद गैस को लिक्विड में मिक्स करना है, देन उसके बाद सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 1 बाई 1 करके हम समझते हैं। पहला हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। हमारे पास ये सॉलिड पार्टिकल्स है, हमारे पास ये एक सॉल्वेंट है जो कि कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब इनके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूट को। सॉल्यूट कैसा है, हमारा सॉलिड है। अब सॉलिड पार्टिकल्स देखो, क्या सभी, देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या सभी सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व हो पाएंगे? नहीं, कुछ ही ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि लिक्विड में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि लिक्विड में इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब देखो, हमारे पास एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड। अब डिपेंड करता है इनके नेचर पे। अब इनका नेचर 2 टाइप से हो सकता है, या तो ये दोनों होंगे पोलर या तो ये दोनों होंगे नॉन पोलर। ठीक, हमारे पास एक पोलर है, दूसरा क्या है, नॉन पोलर है। अब देखो, डिसॉल्वेंस तभी होता है जब हमारे पास पोलर को हम पोलर में मिक्स करते हैं, इसी को कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरा, या तो हम नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व करें तब डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पोलर सब्सटेंस को नॉन पोलर में डिसॉल्व करते हैं तो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे डिसॉल्व तभी होगा जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही नेचर का होगा, पोलर पोलर हो या फिर नॉन पोलर और नॉन पोलर हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये हमारा कैसा है, पोलर है। इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज क्या है, दोनों ये पोलर हैं। अगर हम NaCl को अगर हम मिक्स करने लगे किसी भी ऑयल में तो क्या मिक्स होगा? नहीं होगा मिक्स, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, डिसॉल्व ही नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस में अगर हम यूज़ करते हैं कोई एक नॉन पोलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बेंजीन है, इनको डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, क्या डिसॉल्व होगा? नहीं होगा डिसॉल्व। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा, दैट मीन्स नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ता है। पहले अगर देखो, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमने इसमें मिक्स किया, कुछ सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व हो गए और वहाँ से उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसॉल्यूशन। क्या कहते हैं? डिसॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, सॉलिड को डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, और वो उसकी कंसंट्रेशन को
इंक्रीज कर दिया तो उसे हम लोग कहते हैं डिसॉल्यूशन। इस प्रोसेस को कुछ सॉलिड पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि सेपरेट आउट हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे एक डायनेमिक स्टेट फॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। देखो सॉल्यूट हो गया प्लस सॉल्वेंट हो गया एंड देन यहाँ से क्या बना सॉल्यूशन, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं डायनेमिक स्टेट, जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक, इस केस में क्या होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में अब डिसॉल्व होना कम्प्लीटली बंद हो चुका है, तो ये यहाँ से डायनेमिक बन गया। अब देखो इनके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट वर्क करते हैं। पहला इफ़ेक्ट यही आता है कि हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा डिसॉल्यूशन प्रोसेस है वो इंक्रीज होगा, फिर जो सॉल्युबिलिटी प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होगा। अब देखो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। अगर डिसॉल्यूशन जो है वो डायनेमिक की ओर पहुँच रहा है, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम की ओर पहुँच रहा है, तो वहाँ पे दो केसेस आएंगे। अगर वो एंडोथर्मिक होगा, कैसा होगा एंडोथर्मिक, दैट मीन्स हीट प्रोवाइड करने पे वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा डेल्टा एच जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ में। दूसरा केस यहाँ पे आएगा एक्सोथर्मिक। अगर हमारा जो डिसॉल्यूशन प्रोसेस है ये, अगर डिसॉल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, दैट मीन्स जो डेल्टा एच है वो लेस देन 0 है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, और प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सो प्रेशर डज नॉट इफेक्ट ऑन दिस प्रोसेस। कौन से प्रोसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो इनका है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ऐसे स्टार दे दीजिएगा, जितना मन कहे उतना स्टार दे दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये है एक सॉल्वेंट जो कि कैसे है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में फिल कर लिया है यहाँ पे। अब इनके ऊपर हमने गैसेस डाल दिए ऐसे कुछ। अभी देखो ये गैस लिक्विड में बहुत ईजिली डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि गैस क्या है बहुत ही हाईली क्या है वोलेटाइल है, मतलब कि ये हाईली मूविंग पार्टिकल्स, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती थी बहुत ज़्यादा, ये मूव करेंगे यहाँ से। देखो ये हमारा है सॉल्वेंट और ये हमारा है सॉल्यूट जो कि कैसा है गैस फॉर्म में है, ये कैसा है लिक्विड फॉर्म में है। तो ये गैस बहुत ही इजीली यहाँ पे एंटर नहीं होगा, इसको एंटर करने के लिए हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा प्रेशर। अब देखो जैसे जैसे हम प्रेशर यहाँ बढ़ाते जाएंगे ये गैस इस लिक्विड के इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वहाँ पे जाकर एंटर करेगा और यहाँ से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो अगर देखो इनके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल बी इंक्रीजेस। एंड टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब देखो जैसे इनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो इनके मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ये पार्टिकल जो होंगे ये मूव करेंगे ऊपर की ओर, बाहर की ओर मूव करेंगे, ये इनके सरफेस से बाहर जाएंगे, तो ये लिक्विड में एंटर नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा। जब टेम्परेचर को लो रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनकी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ईजिली एंटर कर सकते हैं इस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर को हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पे भी दो फैक्टर वर्क करते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का। जब हमारा डिसॉल्यूशन, देखो यहाँ भी हम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ भी जो प्रोसेस होगा वो डिसॉल्यूशन का ही होगा, और जब डिसॉल्यूशन हमारा जो है वो डायनेमिक की ओर पहुँच रहा है तो वहाँ पे दो केसेस आएंगे। पहला आएगा एंडोथर्मिक
एंडोथर्मी के केस में क्या होता है, डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन द ज़ीरो। इस केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, और हमारा अगर प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा एच इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इस केस में अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैसेस है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी का बहुत बड़ा योगदान था। तो आगे आता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जो क्यों आया था, पहली बात तो जो हमने पीछे अभी पढ़ा कि जो गैस को अगर हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं तो जो इनका सॉल्युबिलिटी है, इस सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो हेनरी लॉ यही कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। देखो ये जो हमारा लिक्विड था, लिक्विड सॉल्वेंट था, इनके ऊपर हमने कुछ गैसेस डाल दिए। ये गैसेस जो हैं इस लिक्विड के सरफेस एरिया पे, जो ये सरफेस एरिया है इसके ऊपर लगाएंगे कुछ पार्शियल प्रेशर, जिसकी वजह से ये एंटर करने में इनको डिफ़िकल्टीज़ होगी या फिर इनकी मिक्सिंग में डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो जितना ज़्यादा देखो यहाँ पर लगेगा पार्शियल प्रेशर, इसी पार्शियल प्रेशर की हेल्प से वो एंटर करेगा। तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको किसने कहा, हेनरी ने कहा। ठीक है, और यहीं से बनता है ये हेनरी लॉ। अब इस हेनरी लॉ में कुछ हेल्प आया किसका, डाल्टन का, डाल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने इनको हेल्प किया, और हेल्प करने के बाद कुछ इनके लॉ में चेंजेस किए। चेंजेस ये किया कि हम सॉल्युबिलिटी को एक्सपेरिमेंटली कैसे काउंट करेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हमें चेक क्या करना है कि इस सॉल्वेंट या फिर जो यहाँ से बनेगा सॉल्यूशन, इनमें कितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल एंटर किया है, फिर कितनी ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो मिक्सिंग हुई है। तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे आपके कंसंट्रेशन टर्म से। तो कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी काउंट करना था उनको हमने किससे चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया मोल फ्रैक्शन से। तो डाल्टन ने यही कहा कि जो सॉल्युबिलिटी काउंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, उनको हम एज ए मोल फ्रैक्शन काउंट कर सकते हैं। तो इन्होंने, तो इनकी हेल्प से जो हेनरी लॉ वापस से रिफॉर्म हुआ, उसके बाद ये बना द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। देखो क्या कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये बना यहाँ से। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ से आएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH(x). KH जो है ये है आपका हेनरी कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है, अब जिस नेचर का गैस होगा, ये अलग डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है। इनको हम एक्सपेरिमेंटली काउंट नहीं कर सकते या फिर इनको हम लर्न नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैस डिफरेंट होगा, KH की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम है, अगर गैस चेंज हुआ तो KH की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पे KH की वैल्यू जो होगी वो गिवन रहेगी ऑलरेडी, आपको उसमें कोई डाउटफुल नहीं है। ठीक है, आप क्लास 12th में हो तो आपके हिसाब से ये गिवन रहेगी वहाँ पे। अब इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, देखो P और X, P क्या है पार्शियल प्रेशर, X क्या है मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करो। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है X एक्सिस आपके मोल फ्रैक्शन को, और ये Y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्शियल प्रेशर को। अब देखो जितना ज़्यादा हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन आएगा, दैट मीन्स उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी आएगी यहाँ से। तो जो यहाँ से ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब देखो जितना ज़्यादा गैस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा
हमारा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, और जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और, ये P इक्वस टू के एच एक्स है, अगर यहाँ से के एच को इधर लेके आओ, P अपॉन के एच इक्वस टू एक्स। अब देखो ये जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है के एच, अगर के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, जाहिर सी बात है। तो हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होता है, इन दोनों का जो के एच वैल्यू होता है वो सबसे हाई होता है। तो इस केसेस में जो होगी वो मोल फ्रैक्शन लो हो जाएगा, और जब मोल फ्रैक्शन लो होगा तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। जितना ज़्यादा के एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर के एच की वैल्यू लो हो रही है तो सॉल्युबिलिटी हमारी हाई हो जाएगी। आई बात समझ में। अब देखो हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग। पहली बात तो हम इनका यूज़ करते हैं आपके फार्मेसी इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में, ठीक है। और फिर उसके बाद मेडिसिन देखो कहाँ यूज़ करते हैं। पहली बात तो फर्स्ट यूज़ करते हैं, देखो पहले हम लोग कि आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, उसमें CO2 की मिक्सिंग होती है। CO2 एक गैस है, इनको मिक्स करते हैं हम लोग लिक्विड में, वो भी हाई प्रेशर के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर। दूसरा हो गया, देखो जब पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो अगर कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत हाई हो जाएगा, जिससे उनको बहुत ही पेन होगा या फिर वो बहुत ही उनके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग हीलियम की मिक्सिंग करते हैं, हीलियम की मिक्सिंग करते हैं और साथ में नाइट्रोजन की मिक्सिंग करते हैं, एंड देन आपका ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारी बॉडी जो होती है, फिर जो इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन लेवल वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो वीकनेस फील करती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में।